हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी के सभी। आई होप आप सभी के सभी ठीक हो गए। आगे पढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम नंबर्स। आज हम देखते हैं कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी क्या शेप्स होती हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सबसे पहले शेप्स ऑफ ऑर्बिटल पढ़ने से पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि नोड क्या होता है। नोड, ठीक है, नोड सुना होगा नाम आपने। अ नोड इज अ प्लेस वेयर साई स्क्वायर इज जीरो। साई स्क्वायर का मतलब क्या है, बताया था मैंने पिछले लेक्चर में। साई स्क्वायर का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो नोड वो जगह होती है जहां पे साई स्क्वायर जीरो है, मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। ठीक है, फॉर्मूले होते हैं इसके, दो टाइप की होती है नोड्स भी। नोड के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है एंगुलर नोड या रेडियल नोड, और एक होता है नोडल प्लेन। ऐसे समझेंगे इसको, जो एंगुलर नोड या रेडियल नोड होती है उसमें क्या होता है, जो साई स्क्वायर जीरो, साई स्क्वायर जीरो मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो कहाँ होगी, ऐसे रेडियल, या एंगुलर मतलब स्फेरिकल, ऐसे समझ रहे हैं, ऐसे गोलाई में कह लो आप। ठीक है, यहाँ पे होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो यहाँ पे होगी। ठीक है, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन में क्या होगा, ऐसे ऐसे मान लो ये है, यहाँ पे कोई ये डाल दिया हमने, प्लेन डाल दिया, प्लेन मतलब ऐसे प्लेन, प्लेन। ठीक है, जो प्लेन डाला हमने उस प्लेन के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। उस पूरे प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड नहीं होगा, उसको कहते हैं हम नोडल प्लेन। और जो ऐसे स्फेरिकल जो मैंने बताया था उसको कहते हैं एंगुलर नोड या रेडियल नोड। इन दोनों के फॉर्मूले हैं एंगुलर नोड, रेडियल नोड। ठीक है, एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या है, n-l-1। ठीक है, नोडल प्लेन का फॉर्मूला है L। ठीक है, n क्या है, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L क्या है, L इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एंगुलर या रेडियल नोड का फॉर्मूला है n-l-1, और नोडल प्लेन का फॉर्मूला है ओनली L। ठीक है, ये नोडल प्लेन और एंगुलर और रेडियल नोड का फॉर्मूला। आगे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला। टोटल नोड्स क्या है फॉर्मूला, n-1। टोटल नंबर ऑफ नोड्स किसी भी ऑर्बिटल के अंदर क्या होंगी, n-1 होंगी। ठीक है, ये सारी की सारी बातें हम जब अभी आगे शेप्स पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स की, उसके अंदर ये सारी की सारी बताऊंगा मैं, कौन से ऑर्बिटल के अंदर कौन सा नोडल प्लेन है या कौन सी रेडियल या एंगुलर नोड है। ठीक है, आगे देखते हैं। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, शेप्स क्या है, शेप्स में सबसे पहले देखते हैं शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। एस तो सबशेल होता है, मतलब एस के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं, एस के लिए, एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो एम की वैल्यू क्या होगी, -l से लेके +l, जीरो ही होगी। तो एस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, एक ही ऑर्बिटल होगा। ठीक है, इस पूरे ऑर्बिटल की शेप जो बताई गई थी, एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। एस ऑर्बिटल की जो शेप देखी गई थी वो स्फेरिकल देखी गई थी। मतलब क्या हुआ इस बात का, जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस लगा लो, इस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है अक्रॉस अ स्फीयर है, मतलब सेम इन ऑल डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में भी उतनी, इसमें भी उतनी, इसमें भी उतनी, इसमें हर डायरेक्शन में, मतलब हर डायरेक्शन में अगर इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी न्यूक्लियस से फाइंड आउट करने में, तो उस शेप को क्या कहेंगे, स्फेरिकल शेप। तो एस ऑर्बिटल के अंदर हर दिशा में, ठीक है, हर दिशा में न्यूक्लियस से सेम प्रोबेबिलिटी होगी फाइंड करने की, क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। ठीक है,
आगे देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, दोनों ऑर्बिटल हमने ले लिए। अब किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी पहले भी बताया था, बहुत बार बता लिया, साई स्क्वायर से डिपेंड करती है, ठीक है। और साई क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल बताया था, साई ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन। तो क्या किया साइंटिस्ट ने क्या किया, साई स्क्वायर को और साई को प्लॉट कर लिया आर के साथ, ठीक है, ग्राफ पे। जैसे ही आर के साथ साई स्क्वायर या साई को उन्होंने प्लॉट किया तो उन्होंने क्या ग्राफ पाए? ग्राफ तो हमें देखने पड़ेंगे कि भाई न्यूक्लियस से जब चलते हैं आर इज इक्वल टू 0 है न्यूक्लियस पे, ठीक है। आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। अगर न्यूक्लियस के ऊपर है तो आर 0 है, ठीक है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा साई स्क्वायर की वैल्यू और साई की वैल्यू क्या होती है, समझ रहे हैं? साई स्क्वायर की वैल्यू न्यूक्लियस से बढ़ने पे कितनी है? साई स्क्वायर की वैल्यू जो हम देखेंगे न्यूक्लियस से बढ़ने पे, वो हमें क्या बताएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, साई स्क्वायर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लॉट किया फॉर 1s। लेट्स सी फॉर 1s क्या होता है। 1s के लिए जब उन्होंने साई प्लॉट किया, साई आर के साथ, ठीक है, तो क्या वैल्यू आई? ये आया। 2s के साथ जब उन्होंने प्लॉट किया तो क्या आया? ये आया। ये प्लॉट, ये उन्होंने क्या, एक्सपेरिमेंटल चीजें ये सारी, ठीक है, एक्सपेरिमेंट देके एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने प्लॉट कर लिया आर के साथ। आर क्या है? आर इज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। साई क्या है? ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। ये साई की वैल्यू थी, ठीक है। अब देखते हैं साई स्क्वायर का क्या वेरिएशन है। वन एस का जब देखा तो साई स्क्वायर और आर सेम प्लॉट था जो साई और आर के बीच में था, ठीक है, फॉर 1s, ठीक है। फॉर 2s उन्होंने क्या देखा, ये ऐसे आया, ये गया, ठीक है। ये प्लॉट देखा उन्होंने किसके लिए? 2s के लिए, साई स्क्वायर और आर के बीच में। ये वेरिएशन था साई स्क्वायर का आर के साथ। जैसे साई स्क्वायर है तो जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ क्या है, इस पॉइंट पे साई स्क्वायर 0 होगा। देख रहे हो आप ग्राफ के अंदर, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर साई स्क्वायर 0 है, ठीक है। इस पॉइंट को नोड कहते हैं, जो मैंने अभी बताया था, दिस पॉइंट इज नोड, ठीक है। अब ये 2s के लिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये नोड है, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0 एट दिस पॉइंट फॉर 2s ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखते हैं, नोट कर लेना इन बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखते हैं नंबर ऑफ नोड्स इन 1s एंड 2s। रेडियल नोड्स क्या होंगी? रेडियल या एंगुलर नोड्स? वन एस के अंदर कितनी होंगी? क्या बताया था मैंने, रेडियल या एंगुलर नोड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? n माइनस एल माइनस 1, ठीक है। n की वैल्यू क्या है? 1, l की वैल्यू क्या है? 0 माइनस 1, 0। इसके अंदर कितनी है? रेडियल या एंगुलर नोड 0 है। इसके अंदर कितनी है? सेम फॉर्मूला लगेगा, n माइनस एल माइनस 1, 2 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसके अंदर एक रेडियल या एंगुलर नोड है, किसके अंदर? 2s के अंदर। सिमिलरली एक और ले लेते हैं साथ में इसी के नोड देखने के लिए, 3s। 3s में भी वही फॉर्मूला, n माइनस एल माइनस 1, ठीक है, n माइनस एल माइनस 1, 3 माइनस 0 माइनस 1, कितनी? 2। इसके अंदर 2 एंगुलर नोड, इसके अंदर 1 एंगुलर नोड, इसके अंदर 0 एंगुलर नोड, ठीक है। आगे देखते हैं नोडल प्लेन्स। नोडल प्लेन कितने होंगे भाई इनके अंदर? नोडल प्लेन की वैल्यू है L, ठीक है।
एल की वैल्यू क्या है, एस के लिए, पूरे एस ऑर्बिटल के लिए एस एल की वैल्यू कितनी है, 0। अगर एन एल की वैल्यू 0 तो नोडल प्लेन क्या होंगे, 0। इसके अंदर मतलब कोई नोडल प्लेन नहीं है, तीनों में 0 नोडल प्लेन है नहीं। एंगुलर या रेडियल नोड 0, 1 एंड 2, टोटल नंबर ऑफ नोड्स भी यही हो जाएंगी 0, 1 एंड 2। ठीक है, अब हम देखते हैं 1s 2s और 3s की शेप्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के रूप में, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां कहां प्रेजेंट है नोड्स देखने के बाद 1s बनाते हैं। पहले 1s का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा दिखता है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये 1s जैसे बताया 1s स्फेरिकल होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस, ये 1s है। ठीक है, 1s के लिए ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है इस पूरे क्लाउड के अंदर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर 1s ऑर्बिटल। ठीक है, समझने में बहुत हेल्पफुल होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक बार देख लो इसको बहुत ध्यान से। ये 1s ऑर्बिटल है। ठीक है, ठीक है, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, नोड इसके अंदर कोई थी नहीं। ठीक है, अगला है 2s। 2s को बनाओ। देखना 2s ऑर्बिटल के अंदर हमने देखा था एक एंगुलर नोड थी, नोडल प्लेन 0 थे। एंगुलर नोड ऐसे बताया था मैंने आपको स्फेरिकल में, अगर स्फीयर है ये एंगुलर नोड ऐसे। ठीक है, तो यहां एक एंगुलर नोड कहां है देखेंगे, ये जो रेड और ब्लू कलर है ये सिर्फ मैंने यहाँ पे इन दोनों को अलग दिखाने के लिए किया, बाकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये सेम ही है। ये इसलिए बताया ताकि ये समझ में आ जाए आपको, ये जो जगह है ये आपको क्लियरली विजिबल हो, इसलिए मैंने 2 कलर्स का इस्तेमाल किया है। ये मत सोच लेना कि यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ठीक है, यहाँ देखो 2s ऑर्बिटल के अंदर ये क्या है, नोड। दिस इज अ नोड, मतलब इस जगह इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है, ये ठीक है, बात समझ में आ रही है बिल्कुल। ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से यहाँ तक है, फिर एक खाली जगह आ रही है, फिर और है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। 2s ऑर्बिटल के अंदर ये न्यूक्लियस से यहाँ तक है कुछ प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर 0 है। ठीक है, इससे आगे फिर थोड़ा सा यहाँ चलते, इससे आगे यहाँ फिर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है। आगे देखते हैं 3s के लिए क्या बनेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, न्यूक्लियस। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा काम चला लेना यहाँ पे आप लोग। ठीक है, कहीं कमेंट कर दो कि भाई ड्राइंग अच्छी नहीं है सर। ठीक है, यहाँ देखेंगे ये देखो, यहाँ देखो, ध्यान दो इधर एक बार। थ्री एस ऑर्बिटल के अंदर जो नोड्स थी कितनी थी, 2 थी। एंगुलर नोड्स कह लो या रेडियल नोड्स कह लो, नोडल प्लेन तो 0 ही है इस पूरे एस के अंदर। 2 क्या थी, एंगुलर नोड्स थी। ठीक है, कहाँ हैं ये 2 एंगुलर नोड्स, आप देख पा रहे होगे इस पूरे के पूरे में, आप देख पा रहे होगे। एक ये रही
एंगुलर नोड एक ये रही, दो नोड्स हैं, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस से चले कुछ प्रोबेबिलिटी यहाँ तक थी, फिर ज़ीरो, फिर यहाँ तक थी, फिर ज़ीरो, फिर ये, तो ये दो नोड हैं, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये दो नोड हैं, ये दो नोड हैं 3s ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल क्लियरली बात बता दी मैंने। 3s 2s और 1s इन दोनों के अंदर क्या है, 1s के अंदर 0 नोड्स, 1 नोड एंड 2 नोड्स, ठीक है। शेप ऑफ s ऑर्बिटल्स इज स्फेरिकल, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस से हर दिशा में बराबर ही प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की। आगे है s ऑर्बिटल के बाद p ऑर्बिटल। ये मैं ऑर्बिटल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जैसे p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल के p सबशेल है तो सबशेल ये, पर इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं। s सबशेल है, उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है, तो मैं इसको इसीलिए यहाँ पे p ऑर्बिटल ही बोल रहा हूँ, p सबशेल नहीं बोल रहा, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। हम भी हो जाते थे इस बात में कंफ्यूज, बट आपको ध्यान रखनी है ये बात। p ऑर्बिटल की शेप, ऑर्बिटल नहीं होता ये, p सबशेल होता तो है, ऑर्बिटल तो px py pz होते हैं, बट p यहाँ ऑर्बिटल ही लिख रहा हूँ ताकि आपको शेप समझने में आसानी हो जाए या कंफ्यूज ना हो जाओ आप यहाँ पे, ठीक है। p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1, m की वैल्यू कितनी होगी -1 0 1, 3 ऑर्बिटल है, ठीक है। तीन ऑर्बिटल है, मतलब इनकी 3 अलग अलग दिशा में ओरिएंटेशन होगी, ठीक है। px py एंड pz, नो रिस्पेक्टिव ऑर्डर। ये कोई रिस्पेक्टिव ऑर्डर नहीं है कि भाई -1 px हो गया, 0 py होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ रैंडमली लिखा है मैंने, ठीक है। px py और pz, ठीक है। m की वैल्यू ये है, l की वैल्यू ये। अब देखेंगे px py pz की क्या शेप होगी। शेप ऑफ p ऑर्बिटल इज, शेप क्या होती है p ऑर्बिटल की, p ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बल शेप। देखा ना, डम्बल शेप, ये होती है p ऑर्बिटल की शेप, डम्बल शेप, ठीक है। अब डम्बल शेप, अब इसको हम अलोंग द एक्सिस कैसे ओरिएंट करेंगे, p ऑर्बिटल को कैसे दिखाएंगे एक्सिस पे, लेट अस सी। ठीक है, एक्सिस बना दिया मैंने। अब देखते हैं px क्या है। px इज दैट ऑर्बिटल विच इज अलाइंड अलोंग द एक्स एक्सिस। ये बन गया px ऑर्बिटल, ठीक है। px ऑर्बिटल की डम्बल शेप होती है, आगे इसकी शेप भी बताऊंगा, अभी पहले ये देख लो कि अलाइंड कैसे होते हैं एक्सिस के अलोंग। ये है px ऑर्बिटल, py क्या होगा, अलाइंड अलोंग द y एक्सिस। ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी, एक सेकेंड। py क्या होगा, ये हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, ये px था, ये py था, ये क्या है, ये pz मतलब अलाइंड अलोंग दी z एक्सिस। ये x y z का मतलब उस एक्सिस में अलाइंड है। अभी बता रहा हूँ मैं कैसे अलाइंड है, क्या मतलब हुआ, इस पूरी बात का मतलब क्या हुआ बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे स्फेरिकल था, s जो ऑर्बिटल था वो स्फेरिकल इन शेप था, ठीक है। s ऑर्बिटल व स्फेरिकल मतलब न्यूक्लियस से आप हर दिशा में जाओगे, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। बट दिस इज डम्बल शेप्ड। डम्बल शेप्ड का मतलब क्या हुआ, मान लो ये न्यूक्लियस है, इसको आपने न्यूक्लियस मान लिया, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और z एक्सिस कोई और है, ठीक है। अभी हम px देख लेते हैं एक बार, ठीक है।
पी एक्स क्या मतलब हुआ, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये लगा लो आप एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, दो ही एक्सिस ले वो भी, पी एक्स एंड पी वाई, पी एक्स एंड पी वाई, ठीक है। अब जो पी एक्स ऑर्बिटल होगा ये क्या है, एक्स एक्सिस के लोगे, न्यूक्लियस है ये बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से एक इधर डंबल शेप, एक इधर, समझ रहे हो बात को, मतलब न्यूक्लियस से इधर एक्स साइड में ऐसे जाओ और एक पिछली साइड में ऐसे जाओ, समझ रहे हो बात को, ठीक है। ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई वो नहीं है। ये न्यूक्लियस से ये एक्स एक्सिस लगा लो आप, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस से इधर जाओ, यहाँ प्रोबेबिलिटी है, और इधर जाओगे यहाँ प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की, इस शेप में प्रोबेबिलिटी है, यहाँ कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको कुछ, ठीक है। इसको अगर मान लो हम पी वाई मानते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस के अलोंग पी ऑर्बिटल अरेंज्ड है, मतलब क्या है, न्यूक्लियस से अगर हम वाई की दिशा में, वाई एक्सिस की दिशा में चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी इस पूरे बाउंड्री के अंदर है, ठीक है। ये पी वाई है, ऐसे ही पी एक्स की दिशा में, पी जेड की दिशा में, मतलब इस ऑर्बिटल में क्या होता है, न्यूक्लियस से पी एक्स, पी वाई और पी जेड की दिशा में इस बाउंड्री के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब देखो जो पिछले में पढ़ा था हमने, एंगुलर नोड और रेडियल नोड और नोडल प्लेन, इसके अंदर नोडल प्लेन है, ये रहा नोडल प्लेन, दिस इज अ नोडल प्लेन। नोडल प्लेन मतलब अगर यहाँ पे हम प्लेन मारते हैं, कोई अगर ऐसे प्लेन मारा यहाँ ऐसे ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो, प्लेन मारा तो क्या हुआ, इस पूरे प्लेन के अलोंग इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, इस पूरे प्लेन में जो यहाँ से, इसमें से यहाँ से गुजर रहा है, ये यहाँ से जो प्लेन गुजरेगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो ये क्या हो गया, नोडल प्लेन हो गया, ठीक है। अगर और अच्छे से देखें तो ये, ठीक है, इस पूरे प्लेन के अंदर, ठीक है, मैं भी आपको 3D बता नहीं पा रहा बोर्ड पे, ठीक है, जैसे ये है तो ये प्लेन है, यहाँ कोई पेज पढ़ाओ तो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये है तो ये है मान लो पी ऑर्बिटल, ठीक है, कुछ ऊपर कुछ नीचे, ठीक है, ये न्यूक्लियस है मेरा हाथ, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ प्लेन है, जो ये प्लेन है, समझ रहे हो, इस प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब ये पूरा प्लेन है, जो ये प्लेन, इस प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, समझ गए बात को। नोड्स भी बहुत जरूरी है, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं नोड्स पे, इसमें कितने नोडल प्लेन हैं, कितनी रेडियल नोड है, कितनी एंगुलर नोड है, बिल्कुल सीधे सवाल आते हैं एग्जाम में, नीट में कह रहा हूँ मैं, नीट में और जेई में भी आते हैं सीधे, मेंस में तो आते ही हैं, एडवांस में तो नहीं आते, खैर ये बेसिक हो जाती है उसके लिए। तो अब अगर हम देखते हैं, कोई भी ले लो, 2p, ठीक है, 3p, 4p, ठीक है, यहाँ देखेंगे हम नंबर ऑफ नोड्स। 2p के अंदर नोड्स, रेडियल या एंगुलर नोड का क्या फॉर्मूला था, रेडियल नोड का फॉर्मूला था n-l-1, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, -1, रेडियल नोड 0, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ देखो n-l-1, 3 -1 -1 कितना, 1, 3p में एक रेडियल नोड प्रेजेंट है, n-l-1, 4 -1 कितनी, 2 रेडियल नोड प्रेजेंट है। आगे कौन सा था, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन क्या है, एन एल, नोडल प्लेन की वैल्यू होती है एल, एल की वैल्यू क्या है 1 1 1, नोडल प्लेन तीनों में क्या है सेम। इससे क्या नोडल प्लेन की जो बात है, इससे क्या हमें पता चलता है कि नोडल प्लेन हर एक ऑर्बिटल, मान लो एस के लिए नोडल प्लेन 0 ही होंगे, पी के लिए नोडल प्लेन 1 ही होगा, जो डी है आगे उसमें देखेंगे उसमें 2 नोडल प्लेन होते हैं, जो नोडल प्लेन है उसकी वैल्यू होती है एल के इक्वल, तो नोडल प्लेन इज इक्वल टू एल। तो कहीं भी आपको पी दिख जाए वहां पे नोडल प्लेन आपको 1 ही बताना है, कहीं भी आपको एस दिख जाए नोडल प्लेन 0 ही होगा, कहीं भी आपको डी दिख जाए नोडल प्लेन 2 ही बताना है आपको, ठीक है। ये बात है, यहाँ से ये बात समझ में आती है, नोडल प्लेन वही था जो बताया था ऊपर नीचे ये प्लेन, ठीक है।
आगे देखते हैं डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल, व्हाट इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल की शेप होती है डबल डंबल शेप। डबल डंबल शेप। डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू क्या होगी? -2, -1, 0, +1 एंड +2। ठीक है, ये होती है एल की वैल्यू। मतलब कितने ऑर्बिटल हैं? 5 ऑर्बिटल है। ठीक है जी, वेरी फाइन, 5 ऑर्बिटल है। ठीक है, क्या क्या होंगे 5 ऑर्बिटल? इन नो स्पेसिफिक ऑर्डर लिख रहा हूं मैं यहाँ, ये बात ध्यान रखना। dxy, dyz, dz², dxz, dx² - y²। ये मैंने क्या लिख दिया? ये मैंने लिख दिया 5 ऑर्बिटल जो डी के थे। ठीक है, डी सबशेल के अंदर ये 5 ऑर्बिटल है, dxy, dyz, dz², dxz, dx² - y²। ठीक है, इनकी अब शेप क्या होती है? डबल डंबल। डबल डंबल क्या होंगी? ये शेप होगी। वो सिंगल डंबल था, ये डबल डंबल है। ठीक है, अब देखते हैं ये एक्सिस के लोग कैसे अरेंज होते हैं। ठीक है, फिर नोट्स देखेंगे, पहले अरेंजमेंट अक्रॉस द एक्सिस देखेंगे कैसे अरेंज होते हैं ये वाई एक्सिस मान लो, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये जेड मान लो यहाँ पे। ठीक है, पहले देखते हैं डी एक्स वाई। डी एक्स वाई के लिए क्या होगा? ये क्या है? ये डी एक्स जेड। डी एक्स जेड के लिए क्या होगा? ठीक है, ये डी वाई जेड। अब आप लोग ये मत सोच लेना इन तीनों को देख के कि तीनों सेम है। सेम नहीं है, यहाँ वाई एक्सिस लिया हुआ है, यहाँ जेड, यहाँ वाई और जेड। ठीक है, एक्सिस अलग अलग बदले हुए हैं मैंने। ठीक है, ये मतलब एक्स वाई एक्सिस के जो प्लेन है उन प्लेन्स के अंदर होता है डी एक्स वाई, डी एक्स जेड के प्लेन के अंदर होता है डी एक्स जेड, और वाई जेड प्लेन के अंदर जो ऑर्बिटल होता है डी वाई जेड। यहाँ ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है ये साई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। साई देख सुना होगा आपने, पहले बहुत बार बता ली। साई, जो साई है, साई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ जहाँ पॉजिटिव वैल्यू है वहाँ मैंने पॉजिटिव लगाया, जहाँ नेगेटिव है वहाँ मैंने नेगेटिव लगाया, साई। ठीक है, ये साई की वैल्यू है। ठीक है, कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है इस बात का, पर फिर भी कहीं आप पॉजिटिव नेगेटिव से कंफ्यूज हो जाए, इसलिए जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ मतलब साई की वैल्यू पॉजिटिव, और जहाँ जहाँ नेगेटिव है वहाँ साई की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, अब 2 रह गए, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उनको देख लेते हैं क्या ओरिएंटेशन रहती है उनकी। ठीक है, अब देखते हैं डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर कैसे अरेंज होता है? डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ऐसे अरेंज होता है अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। डबल डंबल है, एक डंबल अरेंज होगा वाई एक्सिस के थ्रू, एक होगा जेड एक्सिस पे। ये होगा डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, वो दूसरे थे, वो प्लेन्स के अंदर थे, ये होते हैं अलाइंड अलोंग द एक्सिस, वो अलाइंड थे अलोंग द प्लेन्स। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, जेड एक्स प्लेन में, ये अलाइंड है अक्रॉस द एक्सिस, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, और ये है डी जेड स्क्वेयर। डी जेड स्क्वेयर क्या होगा?
ठीक है, ये आपको कुछ अलग सा लग रहा होगा। इसमें क्या होता है, एक ऑर्बिटल, एक जो डंबल है वो प्लेस्ड होता है जेड एक्सिस के थ्रू, और ये क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड या कह लो इलेक्ट्रॉन रिंग, ठीक है, प्रेजेंट अक्रॉस एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये क्या है, एक इसमें क्या होगा, डंबल होगा, ठीक है, जैसे पहले था, एक डंबल होगा और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। एक बात बता दूं, इसके अंदर डी जेड स्क्वायर में नो नोड्स, नो नोडल प्लेन, इसके अंदर कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता। नोडल प्लेन आना तो था इसके अंदर ऐसे 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 नोडल प्लेन आना था इसके अंदर, इस प्लेन के अंदर, बट इस प्लेन के अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिंग हो गया, इसलिए इसके अंदर इस प्लेन में कोई भी नोडल प्लेन यहाँ नहीं हो पाएगा, इसलिए 0 नोडल प्लेन्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई है सारी की सारी। आगे अब देख लेते हैं इनके अंदर नोड्स क्या क्या होती हैं। ये जो सारी की सारी शेप्स हैं जो आप देख रहे हो, ये सारी की सारी शेप्स कैसे पता चली, स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन को सोल्व करने से पता चली। ठीक है, स्टार्टिंग में बताई थी मैंने ये बात आपको। अब देखते हैं नंबर ऑफ नोड्स, 3D 4D 5D, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ज़्यादा वो नहीं है। 3D 4D 5D, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितनी होंगी यहाँ, N L 1, क्या है N 3 2 1 0, यहाँ कितनी होगी 4 2 1 1, ठीक है, यहाँ होगी 5 2 1 2, यहाँ 2 रेडियल नोड, यहाँ 1, यहाँ 0। ठीक है, एंगुलर नोड कितनी होंगी, एंगुलर सॉरी एंगुलर नोड नहीं, नोडल प्लेन L कितनी 2 L 2 L 2, वही बताया था मैंने, जहां कहीं भी नोडल प्लेन पूछ ले, जो L की वैल्यू है वो सीधी सीधी चिपका देना, आप वो कुछ नहीं देखना। ठीक है, D है, D के लिए L की वैल्यू 2 है, तो नोडल प्लेन D जहां लिखा दिख गया वहां 2 ही होंगे, सिवाय डी जेड स्क्वायर। अगर आपको कहीं भी दे देता है डी जेड स्क्वायर में बताओ नोडल प्लेन कितने हैं, आपको यहाँ 0 बताना, यहाँ मत ये फॉर्मूले लगाने लग जाना। ठीक है, यहाँ नोडल प्लेन डी जेड स्क्वायर में 0 होगा। एल की वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ नोडल प्लेन, वैसे भी पता चल जाता है। ये देखो, ये शेप थी, एक तो ये प्लेन, मतलब ये ऐसे रखे हैं, ऐसे एक ऊपर एक नीचे, एक ऐसे एक ऐसे, तो कितने प्लेन है, एक प्लेन, एक इस प्लेन में एक इस प्लेन में, 2 नोडल प्लेन हो जाते हैं यहाँ। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, सारी बातें नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं प्लॉट्स ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस। ठीक है, पहले तो ये बताता हूँ रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन होती क्या है। मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है जी, इससे कुछ दूरी पे R, न्यूक्लियस से कुछ दूरी पे, कुछ दूरी जिसको R कहते हैं, इस दूरी पे क्या प्रेजेंट है, एक वॉल्यूम एलिमेंट प्रेजेंट है, जिसकी जो डायमीटर है जिसका वो है dr। न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे एक वॉल्यूम एलिमेंट प्रेजेंट है जिसका जो डायमीटर है वो है dr। रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस क्या होते हैं, अब हम क्या देखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ये देख लो, ये एक रिंग है, स्फेरिकल रिंग है, ठीक है, किसी डिस्टेंस r पे, उसकी डायमीटर है dr। ठीक है, probability of finding an electron in this spherical shell at a distance r from the nucleus क्या होगी, 4 pi r square psi, 4 pi square r square psi। ये होता है, दिस इज रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन है जो आपके उसमें नहीं है, कोई फायदा नहीं पढ़ के, ना ही आपके सिलेबस में। ठीक है, आपको सिंपल सी बात एक ये देखनी है, न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे, न्यूक्लियस से कोई डिस्टेंस r है, इस डिस्टेंस पे एक वॉल्यूम एलिमेंट प्रेजेंट है,
कंसेंट्रिक रिंग प्रेजेंट है जिसका डायमीटर है dr, उस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो वो है, क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है या जो वो है कि भाई वहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, जो चांस है, जो संभावना है इस वॉल्यूम एलिमेंट में पाए जाने की, उसको देता है रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जिसकी वैल्यू है 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर साई। ये है रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ डायमीटर dr फ्रॉम एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, ये बात याद रखो। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके प्लॉट पढ़ेंगे। जब इसको 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर साई को हमने प्लॉट किया किसके ऊपर, r के साथ हमने इसको प्लॉट किया, क्या मिलता है देखते हैं, प्लॉट करते हैं फिर देखते हैं। लेट्स प्लॉट इट। क्या है देखते हैं। अगर 1s के लिए प्लॉट किया, 1s के लिए क्या आता है, वन एस के लिए ये आता है। ठीक है, 1s के लिए ये ग्राफ है। ये क्या है, जो ये टॉप पॉइंट है, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी पे, ये R0 है। ठीक है, ठीक है, ये R0 है। मतलब ये पूरा का पूरा जो हमने ग्राफ प्लॉट किया 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर साई को और r के बीच में, तो क्या देखा गया, फॉर 1s 1s ऑर्बिटल के लिए क्या है, ये ऐसा देखा गया। R0 क्या है, ये मतलब जहां पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर साई, प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है, जो मैक्सिमम होगा जिस भी डिस्टेंस पे, उसको R0 कहते हैं। 1s के लिए इसकी वैल्यू दी गई थी 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू देखी गई थी R0 की। R0 क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस एट विच रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज मैक्सिमम। दैट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, तो द डिस्टेंस एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज R0। जहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन सबसे ज़्यादा होगा वो R0 होगी, जिसकी वैल्यू देखी गई 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस से बताऊंगा मैं, पहले 2s का देख लो। 2s में क्या होगा, सिंपल सा, यहाँ क्या देखने को मिले, यहाँ 2 पीक देखने को मिले, एक ये पीक एक ये पीक, 2 पीक 2s के अंदर 2 पीक देखने को मिले। और जो ये जगह है, जो ये क्या है, नोड, जहाँ पे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो फंक्शन है ये 0 हो जाता है, ये क्या है, नोड है। पेन ही नहीं चल रहा है मेरे आज, ये नोड है। ठीक है, जहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन 0 है उसको नोड कहते हैं। और इसके अंदर क्या है, 2 पीक देखने को मिले, किसके अंदर, 2s के अंदर। 1s के अंदर एक पीक देखने को मिली 0.529 एंगस्ट्रॉम के ऊपर। ठीक है, इसी में 2p का भी देख लेते हैं। ये 2p का था। ठीक है, ये 2p के अंदर कोई नोड होती नहीं, इसलिए ये 2p का था। ये वही डिस्टेंस है, एट द डिस्टेंस एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये वही पीक है, इस पीक पे ये सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ सिग्निफिकेंस किस बात का, यहाँ सिग्निफिकेंस है 1s। 1s क्या है, 1s में इलेक्ट्रॉन होगा तो किस में होगा, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन एटम के अंदर 1s पहला ही ऑर्बिटल, हाइड्रोजन एटम जो होता है उसके अंदर कहाँ, 1s में ही एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो बोहर ने रेडियस दी थी, एक रेडियस बोहर ने दी थी, बोहर ने जो रेडियस दी थी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज,
वो क्या दी थी 0.529 एंगस्ट्रम, यही खेला हो गया, यही चीज़ दी थी उसने। समझ रहे हो आप बात? बोहर ने बताया था कि भाई न्यूक्लियस से 0.529 एंगस्ट्रम के डिस्टेंस पे एक ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड, उसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, ये बात बोहर ने बताई थी, पहले बताई थी। ठीक है, और जब हमने इसका रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का जब प्लॉट किया ग्राफ, तो हमने क्या पाया, 0.529 एंगस्ट्रम पे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की। ठीक है, बोहर ने ये बताया था कि यहाँ पे एक ऑर्बिट है फिक्स्ड, उसी ऑर्बिट के अंदर रहता है। तो डिफरेंस थी दोनों बातों में। क्या डिफरेंस था? बोहर ने जो बताया था कि बोहर ने एक बात बताई थी कि फिक्स्ड ऑर्बिट्स में 0.529 एंगस्ट्रम न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस के ऊपर फिक्स्ड ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, पर जो हमने देखा, इसने जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है या जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी, वहाँ पे ये बताया गया कि 0.529 एंगस्ट्रम पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। समझ रहे हो बात का फ़र्क क्या है? बोहर के हिसाब से तो 0.529 एंगस्ट्रम पे एक ऑर्बिट है जिसके अंदर फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बट अकॉर्डिंग टू अस एंड अकॉर्डिंग टू क्वांटम वेव मैकेनिकल मॉडल 0.529 एंगस्ट्रम की दूरी पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की। ठीक है, 0.529 एंगस्ट्रम पे। इससे कम, इससे पास भी जो प्रोबेबिलिटी है वो घट रही है, और इससे बाद भी प्रोबेबिलिटी घट रही है। मतलब 0.592 एंगस्ट्रम से आगे चलेंगे तब भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, गिर रही है, बिल्कुल एकदम एब्रप्टली गिर रही है, और इससे पहले भी एब्रप्टली गिर रही है। मतलब 0.529 एंगस्ट्रम से पहले या बाद में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ? यहाँ। फर्क बेसिक सा इतना था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल प्रोबेबिलिटी बताता है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल की भाई यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। बोहर ने बताया कि यहीं पे ही घूम रहा है, इसके अलावा तो कहीं है ही नहीं। बट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने क्या बताया, यहाँ भी हो तो कहीं भी सकता है, पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 0.529 एंगस्ट्रम के अंदर है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, टिपिकल भी है चीज़। ठीक है, नोट कर लो। आगे देखते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, लगभग ऑर्बिटल्स डीजनरेट ही होते हैं। जैसे ये है px, py, pz, तीनों की एनर्जी सेम है, dxy, dyz, dxz, dz स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, सबकी एनर्जी सेम है। इनकी लगभग एनर्जी डीजनरेट होती है, सबकी एनर्जी सेम ही होती है जब तक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया जाता। ठीक है, तब तक इनकी एनर्जी सेम ही होती है। बट फिर भी हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए पढ़ते हैं, क्यों? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब क्या है? जो सबशेल है, उस सबशेल की एनर्जी क्या है? समझ रहे हो? पढ़ तो रहे हम सबशेल की एनर्जी, बट बोलते हैं इसको एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ही है। 1s की कितनी एनर्जी है, 2s की कितनी है, 3s की कितनी है, 4s, 4p, 3p, 2d, 3p, मतलब इन सब की जो एनर्जी है, ये सब, इन सब की एनर्जी हम पढ़ते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के अंदर ही। ठीक है तो सबशेल की एनर्जी, क्योंकि ऑर्बिटल्स की एनर्जी लगभग डीजनरेट होती है आपस में। ठीक है, पर यहाँ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल में ही पढ़ेंगे, तो मैं इनको ऑर्बिटल ही बोल रहा हूँ, कहीं फिर कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल निकालने का एक सिंपल सा रूल है। क्या रूल है? फॉर हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीसीज के लिए, द वन विथ मोर वैल्यू ऑफ n is more in energy। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब हुआ फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए जिस भी ऑर्बिटल की n की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी। मान लो, देखते हैं, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s। सबसे ज़्यादा n की वैल्यू किसकी है? इसकी। सबसे कम किसकी है? इसकी। सबसे कम एनर्जी 1s, 2s, 2p, 3s,
3p 3d 4s, मतलब 4 हाइड्रोजन एटम या 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, द मोर द वैल्यू ऑफ n, द मोर इज द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए सिर्फ n पे डिपेंड करता है, जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी। अब देख लेते हैं, ये तो हाइड्रोजन एटम के लिए था। 4 मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे 4 मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एनर्जी इज डिटरमाइंड बाय n+l रूल। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में एनर्जी डिटरमाइन की जाती है n+l रूल के द्वारा। n+l रूल क्या है, किसी भी ऑर्बिटल की अगर एनर्जी देखनी है तो n+l की वैल्यू देखो, n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर, इन दोनों की वैल्यू को प्लस कर दो, जिसकी n+l वैल्यू मोर है, ज़्यादा है, उसकी एनर्जी ज़्यादा, जिसकी लेस है n+l की वैल्यू, उसकी एनर्जी क्या है, लेस है। अगर सेम है n+l की वैल्यू, दो ऑर्बिटल की n+l की वैल्यू सेम है, तो मोर द वैल्यू ऑफ n मोर विल बी द एनर्जी। ठीक है, अगर दोनों n+l की वैल्यू दो ऑर्बिटल के लिए सेम है तो जिसमें n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इसको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका क्या है, कोई भी समस्या नहीं है इसमें। एग्जाम्पल देखते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे एग्जाम्पल। हाइड्रोजन के लिए तो सिंपल ही है। मान लो 2s 3s 3p 4d 4f 5d 5s 6p और 6s। अब इनमें बताओ मुझे कि किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। n+l रूल सिंपली अप्लाई करते हैं। n+l रूल क्या होगा, n की वैल्यू कितनी है 2, l की वैल्यू 0, n+l की वैल्यू 2। यहाँ देखो n3 l 0, n+l क्या होगा 3। ठीक है, n3 l 1, n+l 4, n4 l 2, n+l क्या होगा 6, n4 l 3, n+l क्या होगा 7, n5 l 2, n+l 7, n5 l 0, n+l कितना होगा इसका 5, n6 l 1, n+l 7, n6 l 0, n+l 6। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो जहाँ पे n+l की वैल्यू अलग अलग है वहाँ तो ठीक है, ये अलग है। जैसे यहाँ देखने को मिल रहा है n+l की वैल्यू सेम किस किस की है, 4d की सेम है और 6s की सेम है, 4f की सेम है, 5d की सेम है और 6p की, तीनों की एनर्जी सेम है। ठीक है, इसकी 5 है। ठीक है, इसकी और इसकी सेम है, इसकी और इसकी सेम है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका एनर्जी का ऑर्डर क्या है। ठीक है, सबसे कम एनर्जी किसकी है, जिसकी n+l वैल्यू कम है। सबसे कम n+l वैल्यू किसकी है 2s की, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी 2s की। उसके बाद किसकी है, इन सब में देखो 3, तो उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी 3s की होगी। उससे ज़्यादा किसकी होगी, जिसकी n+l 4 किसकी है 3p की। उसके बाद किसकी है, ये होगी। उसके बाद किसकी है, n+l वैल्यू देखो 5s ये रही। ठीक है, उसके बाद 5s की वैल्यू। उसके बाद एनर्जी किसकी है, जिसकी n+l की वैल्यू, इसके बाद किसकी n+l वैल्यू 6, 4d की और 6s की। अब इसमें देखने की बात है 4d
और 6s में किसकी एनर्जी कम होगी? एनर्जी कम किसकी होगी? जिसका n की वैल्यू कम होगी। समझ रहे हो बात? यहाँ n की वैल्यू किसकी कम है? 4 की। तो 4d की जो एनर्जी है वो 6s से कम होगी, क्योंकि n की वैल्यू इसकी 4 है, इसकी 6 है। तो यहाँ पहले क्या आएगा? पहले 4d आएगा, फिर आएगा 6s। 4d 6s। उसके बाद क्या है? 4 है। उसके बाद क्या है? 7 7 7, तीनों की 7 है। अब यहाँ पे देखो एनर्जी कम किसकी होगी? 4f की होगी, क्योंकि इसकी n की वैल्यू 4 है। उसके बाद किसकी होगी? 5d की होगी, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 5, और फिर 6p की। सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ 6p की होगी, क्योंकि n की वैल्यू सबसे ज़्यादा इसमें। n प्लस l तो तीनों का सेम है, ठीक है। इसलिए सबसे कम किसकी होगी? 4f, 5d एंड 6p। समझ में आई बात? ठीक है, बात समझ में आई। ये एक रैंडम ऑर्डर था। अब हम देख लेते हैं एक बार जल्दी से। ये तो मैंने वैसे ही रैंडमली ऑर्बिटल्स लिखे थे, इनकी एनर्जी अरेंज की थी। अब जो असली ऑर्बिटल्स हैं, जो ऑर्डर वैसे होता है वो क्या है? 1s सबसे पहले, फिर क्या होता है? 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, ठीक है, 5s, 5p, 5d, ठीक है। यहाँ अरेंज करते हैं एनर्जी। n प्लस एल 1 प्लस 0 1, n प्लस एल 2 प्लस 0 2, n प्लस एल 2 प्लस 1 3, n प्लस 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 1 6 एंड 5 प्लस 2 7। ठीक है, अरेंज करो इसको। सबसे कम 1s, 2s, 2p, दोनों सेम है। ये 2p और 3s दोनों सेम है। n की वैल्यू कम किसकी है? 2p की, तो 2p। 3s, उसके बाद 3p और 4s, ठीक है, दोनों की वैल्यू 4 है, बट n की वैल्यू कम किसकी है? 3p की, तो पहले 3p, ठीक है। उसके बाद आना, तो आप सोच रहे हो कि यहाँ 3d आएगा, ठीक है, 3p के बाद 3d, बट यहाँ पे 4s आता है। क्यों? 3d और 4s में n प्लस l की वैल्यू 4s की कम है, तो यहाँ आएगा 4s, फिर आएगा 3d, ठीक है। वैल्यू तो 3d और 5s की भी सेम है, बट 3d की वैल्यू n की वैल्यू कम है, इसलिए यहाँ 3d आ रहा है, 3d, ठीक है। इसके बाद आएगा 4p, ठीक है, ये 4p है, तीनों की वैल्यू 5, बट n की वैल्यू इसकी 3, 4 एंड 5, तो 3d, 4p एंड 5s, ठीक है जी। इसके बाद किसकी आएगी वैल्यू? 4d और 5p। 4d और 5p में क्या पहले आएगा? 4d और 5p में 4d पहले आएगा, क्योंकि 4 है, फिर आएगा 5p और फिर आएगा 5d। 5d नहीं आता, यहाँ 6s आता है पहले, और फिर आएगा 5d, ठीक है। ये जनरल ट्रेंड है ऑफ एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। एनर्जी ट्रेंड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, मतलब फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब पढ़ेंगे फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब यहां पे पढ़ते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स फिल करने। हमें ये इन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। इस इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हमारे पास 3 रूल होते हैं। सबसे पहला क्या है? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल।
ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन will be filled first in the orbital whose energy is less। ठीक है, ये किताब भी डेफिनेशन नहीं है, ये सिंपल सी बात है। अकॉर्डिंग टू, इस रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड फर्स्ट इन द ऑर्बिटल हुज एनर्जी इज लेस। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल के अंदर आएगा जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। कम कब होगी? ऑर्बिटल हुज एनर्जी इज लेस इन आइसोलेटेड स्टेट ऑफ एन एटम। ठीक है, जब एटम ने कोई बॉन्ड नहीं बनाया है, एटम अलग से है, खाली आइसोलेटेड एटम है, उस एटम इन आइसोलेटेड स्टेट ऑफ एटम एंड the orbitals are initially unfilled and the orbitals are initially unfilled। जब शुरुआत में सारे के सारे ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, ठीक है, और एटम बॉन्डेड नहीं है, उस वक्त जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। ठीक है, पहले कम में, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, ऐसे भरा जाता है क्या? इलेक्ट्रॉन। ये किसने बताई? ये बात बताई थी ऑफबाउ प्रिंसिपल ने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ प्रिंसिपल इन एन आइसोलेटेड स्टेट ऑफ एटम व्हेन द ऑल ऑर्बिटल्स आर इनिशियली अनफिल्ड। ठीक है, उस टाइम जिस भी ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। ठीक है, ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे निकालते हैं? N+L रूल बता दिया था, बताया था नहीं बताया था? बता दिया था पहले, अभी बता के हटाऊं। ठीक है, N+L रूल। ठीक है, तो इस रूल के हिसाब से कैसे जाने चाहिए इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के अंदर? अभी हमने जो पढ़ा है ऑर्बिटल्स की एनर्जी अभी बताई है, तो इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम है, आप उसको देख लेना। सिंपल सी ट्रिक है, ऐसे लिखेंगे सबको 1s 2s 3s 4s 5s एंड 6s 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d 6d 4f 5f 6f। ठीक है, अभी हमने N+L रूल के थ्रू हमने देखा था कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे है। तो ये सिंपल सा डायग्राम है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। सबसे पहले किस में? 1s में, फिर देखो 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। ये सिंपल सा तरीका है, ये देख लो, इस लाइन के अकॉर्डिंग चलना आपको। 1s यहाँ से चलो 1s, फिर 2s, फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7। इस लाइन के अकॉर्डिंग चलते रहो, इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी देखी जाती है N+L रूल से। बता दिया था मैंने, अभी बताया 2 मिनट पहले। ठीक है, N+L रूल, ये इस ऑर्डर में क्या होगा? ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, अब अगला रूल कौन सा है? ये तो ऑफबाउ रूल था, सिंपल सा, इसको नोट कर लेना। तो ऑफबाउ प्रिंसिपल था। आगे कौन सा था? अगला रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है?
एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफ अपोजिट स्पिन। मतलब क्या है इस बात का, एक ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है, बताया था स्पिन मैंने पहले 2-3 क्लास पहले बताया था, स्पिन होता है घूमना इलेक्ट्रॉन का, क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ये किसने बताया था, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको एक और तरीके से भी लिखते हैं, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, मतलब किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ठीक है, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ठीक है, इसको हम देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। जैसे मान लो 2s है, दो इलेक्ट्रॉन है, 3d है, 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम देखेंगे यहां जो ये पहला इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर क्या होंगे, n2 l0 m0। ठीक है, और क्या होगा, ms प्लस हाफ, n2 l0 m इज इक्वल टू 0 ms माइनस हाफ। ठीक है, अब यहां देखो एक का स्पिन माइनस हाफ है तो दूसरे का स्पिन प्लस हाफ ही होगा, मतलब दोनों अगर ऐसे हैं, ठीक है, अगर ऐसे रेंज है या ऐसे अरेंज है तो ये क्या हो गया, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं। मतलब इनके अंदर दो इलेक्ट्रॉन तो हैं बट क्या है, सेम स्पिन के हैं, पैरेलल स्पिन है। या ये देख लो, ये भी क्या कर रहे हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। एक इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये किसने बताया, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बताया। ठीक है जी, लास्ट है इसमें हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ने क्या बताया, हंट्स ने क्या बताया, इसमें बताया गया कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर या किसी भी सबशेल के अंदर, ऑर्बिटल तो नहीं कहेंगे, किसी भी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग जब स्टार्ट होगी जब उस सबशेल के सारे ऑर्बिटल इनिशियली हाफ फिल्ड होंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ इस बात का, पहले देखो फिर डेफिनेशन बताते हैं। मतलब जैसे ये डी ऑर्बिटल है, डी सबशेल 2 3 4 5, ठीक है, डी सबशेल है, डी सबशेल 5 ऑर्बिटल। तो पहले इलेक्ट्रॉन फिल होते हुए पहले इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आना ज़रूरी है, समझ रहे हैं। मतलब पहले इन सभी पांचों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, जब उसके बाद यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन आ सकता है, उसके बाद यहाँ आ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे हो जाए, मतलब कि भाई दो ऑर्बिटल तो खाली पड़े हैं और पेयरिंग पहले होगी। मतलब पेयरिंग जब ही स्टार्ट होगी, पेयरिंग जब भी स्टार्ट हो सकती है जब इनिशियली सारे के सारे हाफ फील्ड होंगे। जब हाफ फील्ड होंगे उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन है ये, अगर छठा इलेक्ट्रॉन आया तब ऐसे आएगा। ऐसे नहीं कि 5 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखा रहे हैं, एक में 2, एक में 2 और एक में 1 और 2 खाली पड़े हैं। ये हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को ये वॉयलेट कर रहा है। ठीक है, ये वॉयलेट कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के साथ हैं, ये क्या है, ये वॉयलेट कर रहे हैं। ठीक है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की एक और बात थी
मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है? मैक्सिमम स्पिन, मतलब अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है डी सब शेल के अंदर, अगर डी सब शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे जाएंगे? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बिल्कुल सीधी सी बात है, 5 ही आएंगे, ठीक है। जब डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ स्पिन क्या हुई? 1 2 3 4 5 प्लस हाफ इंटू 5, क्या स्पिन हुई? प्लस 5/2, ये स्पिन हुई, ठीक है। एक की स्पिन प्लस हाफ प्लस 5/2। अगर ये ऐसे आते, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे और ऐसे, अब इनकी स्पिन क्या हुई? 1 2 3 4, 4 ऊपर हैं तो प्लस हाफ इंटू 4, कितना हो गया? 4/2, 2, और एक क्या है? माइनस हाफ, कितना हो गया? इसका क्या होता? 1 3/2। इसका स्पिन कितना होता? 3/2। ज़्यादा स्पिन किसका है? इसका है। अगर ये ऐसे रेंज होता 1 2 1 2 और 1, अब यहाँ पे स्पिन क्या होगा? इसका प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, ये सिर्फ प्लस हाफ। इसका स्पिन कितना होगा? सिर्फ प्लस हाफ, ठीक है। तो हंस के हिसाब से जहाँ स्पिन मैक्सिमम हो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब यही है, जहाँ स्पिन मैक्सिमम हो, यहाँ स्पिन मैक्सिमम है, वो ओरिएंटेशन होगी। मतलब वो ओरिएंटेशन कब ही हो सकती है? जब पहले सारे के सारे ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हों, तब ही ये पोजीशन हो सकती है। व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स आर इनिशियली हाफ फिल्ड, then pairing starts, then only pairing will start। मतलब जब, ठीक है, और and their spin should be parallel, मतलब जब वो एक एक भी हाफ फील्ड भी होंगे तब भी उनकी स्पिन, उनके जो ये हैं जो उनकी स्पिन होंगे वो पैरेलल होंगे, जब भी इनकी स्पिन ऐड होंगी सारों की, और जब भी जो टोटल स्पिन है पूरे सबशेल का, तभी वो मैक्सिमम होगा। हंस का मतलब कहने का ये था कि मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए स्पिन की, वो कब ही हो सकती है। अगर ऐसे है तो ये देखो कैंसल आउट, सिर्फ प्लस हाफ रहेगी। यहाँ कितनी रहेगी? प्लस 3/2। यहाँ कितनी रहेगी? सबसे ज़्यादा इसमें प्लस 5/2। क्यों? क्योंकि सारे के सारे हाफ फील्ड हैं, ठीक है। और क्या है, सबकी क्या है, आपस में पैरेलली अरेंज्ड है। मतलब क्या है, इनकी स्पिन पैरेलल है और सारों की स्पिन ऐड हो जाएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है। ये ऐसे अरेंज नहीं हो सकते, एक ऐसे हो गया, मान लो एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, ऐसे नहीं रेंज हो सकते। ये ऐसे रेंज हो गए तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है। प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ, कितना बच गया? सिर्फ प्लस हाफ बच गया ये, ठीक है। इसीलिए, ठीक है, मैक्सिमम स्पिन मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम, स्पिन सारों की ऐड होनी चाहिए। ये बताया हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ने, ठीक है। अब देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरे आज मार्कर ही नहीं चल रहे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हाउ डू वी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? NLX ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। N क्या है? What is N? N is principal quantum number। L क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। X क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। X है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो 1s है, 1s है, 1s सबशेल है, 1s ऑर्बिटल, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1s2। अगर 2s है, 2 इलेक्ट्रॉन है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2s2। 3p है,
ठीक है, 3p 4 इलेक्ट्रॉन्स है मान लो इसके अंदर, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 3p4, ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देख लेना, बहुत सिंपल है, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। मान लो हमने लिया कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सोडियम, फॉस्फोरस। ठीक है, एटॉमिक नंबर 6, 7, 9, 11 और 15। ठीक है, कैसे अरेंज होगा 1s2, 2s2, 2p4। समझ में आई? 2p4 नहीं 2p2 सॉरी 2p। ठीक है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन गए 1s में, मैंने आपको एनर्जी लेवल पहले ही बता दिया था कैसे फिल होंगे। एनर्जी सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, 1s2, 2s2 एंड 2p2। ठीक है, इसमें क्या होगी 1s2, 2s2, 2p3। अगर इसको हम वो बना के देखें 1s, 2s, 2p, कैसे होंगे अरेंज? 1s में 2 हैं, 2s में 2 हैं और इसमें क्या है 2 हैं, बिल्कुल इजीली। ठीक है, इसके अंदर क्या है ये 2, ये 2, ये 2, 1s, 2s। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या है 1s2, 2s2, 2p, कितना इसके अंदर 2p बताओ 3, 4, 5। कैसे होगा ये ऐसे 1s, 2s एंड इसमें कैसे अरेंज होगा ये पहले एक एक, फिर ये क्या है 1s, 2s एंड 2p। ठीक है, Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? यहाँ लगाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अगला शेल आ गया, कितने हो गए 2, 2, 4, 5 और 6, 11। ठीक है, ठीक है 1s, 2s, 2p, 3s। ठीक है, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3। ये होगी फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नीचे बना देता हूँ मैं इसको, यहाँ आ नहीं रहा ये। वन एस, 2s, 2p, 3s एंड 3p। ठीक है, ये होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। एग्जांपल दिए थे मैंने ये। ठीक है, ऐसे ही सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। मान लो हम देखते हैं वेनेडियम की, देख लो आप। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23। ठीक है, क्या होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d3। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये तो वही सिंपल है। वन एस टू कैसे ऐसे, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3। ठीक है,
1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, 3p, 4s एंड 3d। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वेनेडियम की। इसके अंदर दो एनमलेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है। कहाँ देखो, एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 ये आते हैं ट्रांजिशन सीरीज में। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसके अंदर लगभग तो वही होती हैं, पर एटॉमिक नंबर 24 और 29 क्रोमियम और कॉपर, इनके अंदर क्या होती है, एनामलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, एनामलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, क्रोमियम और कॉपर के अंदर ये एनामलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों होती है, इसके लिए मैं एक अलग सी छोटी सी क्लिप बना के डाल दूंगा, वो आप देख लेना कि एनामलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग क्या है क्रोमियम और कॉपर में। ठीक है, यहीं दिखा देता हूं, क्रोमियम और कॉपर। ठीक है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है 24 और कॉपर का क्या है 29। ठीक है, अब यहां देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी क्या चाहिए इसकी होनी चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, बिल्कुल ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। इसकी क्या होनी चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ये होनी चाहिए। मतलब ये यहाँ तक तो सेम ही है। ठीक है, ठीक है, आगे यहाँ क्रोमियम, पहले क्रोमियम देखते हैं। क्रोमियम में क्या 4s बना रहा हूँ मैं, यहाँ तक तो सिंपल है, सबको सब पता है। एनोमली यहाँ आती है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए पर ये होती नहीं है। होती क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d5। ठीक है, कैसे आई ये 4s1 और 3d5, अगर 4s2 और 3d4 हो तो 4s2 3d4, 3d4 मतलब 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो यहाँ ये है, अगर मैं ये एक इलेक्ट्रॉन, देखना बिल्कुल ध्यान से देखना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के और यहाँ रख दूँ तो क्या हो गया 4s1 हो गया और 3d5 हो गया। अब क्या हो गया, ये हाफ फील्ड हो गया, 3d5 हाफ फील्ड हो गया, इसीलिए इस 3d5 की क्या होगी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, ये हाफ फील्ड है, ये ज़्यादा स्टेबल है। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल, इसीलिए हाफ फील्ड, इसको हाफ फिल करने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन उठ के 4s में से यहाँ चला गया, इसलिए 4s2 3d4 के बजाय इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d5। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी सेम है 4s1 3d10, इसकी बजाय 4s2 3d9 की बजाय 4s1 3d10 होता है। कैसे 4s 3d, ठीक है, इनिशियली क्या थे 1 2 4 5, यहाँ क्या था 3d9 4s2। अब क्या करें, मैं क्या करूँ, इसको यहाँ से उठा के और यहाँ रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये 4s1 3d10 4s1 3d10। अब देखो 3d10 फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, दिस इज फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल। ठीक है, फुल्ली फिल्ड, यहाँ क्या थी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ क्या थी फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होती हैं, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन 4s से उठ के यहाँ 3d5 और 3d10 बनाने चला गया। इसलिए क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनोमलस होती हैं 4s1 3d5 4s1 3d10।
10। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है इस पे क्वेश्चन। ठीक है, ये देख लेना, ये मोर स्टेबल क्यों है हाफ फील्ड और फुल फील्ड। एक बार ये और छोटी सी चीज़ है, ये भी बता देता हूँ साथ के साथ, क्यों ज़्यादा स्टेबल है हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड, क्यों स्टेबल है? एक्सचेंज एनर्जी की वजह से। किसकी वजह से? एक्सचेंज एनर्जी की वजह से। अगर 3D 4 है, मान लो 3D 4, है तो एक्सचेंज एनर्जी कितनी है? एक्सचेंज एनर्जी का मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां भी आ सकता है, इसके साथ एक्सचेंज कर लिया, पलट गया, ये यहां आ सकता है, ये यहां भी आ सकता है, ये यहां आ सकता है, ये यहां भी आ सकता है, और ये कहां आ सकता है? यहां भी आ सकता है। ठीक है, ये इसके साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। कितने एक्सचेंज हो गए इस इलेक्ट्रॉन के? एक, इसके साथ एक्सचेंज, इसके साथ कितने एक्सचेंज हो गए? 3। जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है ये भी एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, ये किसके साथ कर सकता है? इसके साथ कर सकता है, पहले गिन लिया, एक इसके साथ कर सकता है और एक इसके साथ कर सकता है। कितनी होगी? 2। जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ और इसके साथ, इसकी पहले होगी एक्सचेंज, अब क्या कर सकता है? ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। कितनी? 1। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज इज इक्वल टू 3 + 2 + 1 कितनी? 6। 6 नंबर ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, अगर ये 3D 5 होता, जो कि होता भी है, 1 2 3 4 5, अब कितनी एक्सचेंज हो सकती हैं? 1 2 3 4। ठीक है, इसकी कितनी हो सकती है? 1 2 3 4 + 3। इसकी कितनी हो सकती है? 1 2। और इसकी कितनी हो सकती है? 1। कितनी होगी? 4 + 3 + 2 + 1 10 एक्सचेंज। तब कितनी? यहाँ कितनी थी? यहाँ नंबर ऑफ एक्सचेंज 6 थी, यहाँ कितनी होगी? 10। टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज इज इक्वल टू 10। यहाँ 10 एक्सचेंज हो रही हैं, यहाँ 6 एक्सचेंज हो रही हैं। ये एक बात याद रख लो, मैक्सिमम मोर द नंबर ऑफ एक्सचेंज मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिटल्स। जितनी ज़्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी, मतलब जितने ज़्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी ऑर्बिटल की। इसलिए 3D 5 इसीलिए ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ 10 एक्सचेंज हो रही है, यहाँ सिर्फ 6 एक्सचेंज हो रही हैं, इसलिए 3D 5 ज़्यादा स्टेबल है। और इसलिए कॉपर किस में एग्जिस्ट करता है? 4s1 3D 5 के अंदर। ऐसे ही 3D 10 में भी सेम प्रोसीजर अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इसमें से। थैंक यू बच्चों, आज के लेक्चर के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है। कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी भी टाइप की क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, उस चैप्टर से पहले एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं बताऊंगा MCQs ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर नीट एंड IIT JEE। ठीक है, इसलिए बने रहें चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दें इसको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।